Get started. यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं बच्चों? गुड आफ्टरनून उन्नति शुक्ला। यस, गुड आफ्टरनून रिद्धिमा। सभी से फटाफट लाइव आ जाओ, जल्दी से अपना वीडियो विजिबल करें। यस, वेरी गुड बेटा। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज देखो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर ली थी। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइड्स। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। ओके, हाँ, तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब होता है द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड्स, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड्स, किसके पार्टिकल्स? कोलाइड्स के। The particles of a colloids are uniformly spread, spread का मतलब फैलना। ठीक है, spread throughout, चारों तरफ, throughout the solution, पूरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कोलाइड बिहेव होमोजेनस। कोलाइड किसकी तरह बिहेव करता है? होमोजेनस की तरह। ठीक है, होमोजेनस भी करता है प्लस में हेटेरोजेनस भी करता है। ठीक है, होमोजेनस भी करता है और प्लस में हेटेरोजेनस भी करता है। लेकिन बट एक्चुअली कोलाइड बिहेव हेटेरोजेनस। ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार से कोलाइड है, वो हम बोलें कि कोलाइड किसकी तरह बिहेव करता है? वो करता है हेटेरोजेनस की तरह। ठीक है, ध्यान रखना कि जो कोलाइड्स होता है वो एक प्रकार से हेटेरोजेनस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली, द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कोलाइड्स बिहेव होमोजेनस एज वेल एज हेटेरोजेनस, बट एक्चुअली कोलाइड्स बिहेव हेटेरोजेनस। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल मिल्क। एग्जाम्पल क्या है इसका? मिल्क। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल लिखना मिल्क। ठीक है, मिल्क। उसके बाद इसमें है द साइज ऑफ कोलाइड पार्टिकल इज स्मॉल। कैसा होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल। सो वी कैन नॉट शो जनरली। ठीक है, वैसे देख भी सकते हैं। सो जनरली we cannot see colloid particle by naked eyes। ठीक है,
कोलाइड्स का जो साइज होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट करना कि द साइज ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल इज स्मॉल, सो जनरली वी कैन नॉट सी कोलाइड पार्टिकल्स बाय नेक्ड आइज, मतलब इन पार्टिकल्स को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद इसमें एक दूसरी डेफिनेशन और आती है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर ही हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में जैसे मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जैसे कोई बंद कमरा है और उसके अंदर एक लाइट आ रही है। ठीक है, अंधेरा कमरा है और उसके अंदर से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, तो वो जो लाइट आती है उसका जो पाथ है हमें ऐसे कैसे दिखाई देता है। अब वो जो पाथ होता है उसके अंदर कुछ पार्टिकल हमें विजिबल्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट दिया गया था ये वैज्ञानिक के नाम के आधार पर दिया गया था, जिस वैज्ञानिक ने ये जो इफेक्ट दिया उनका नाम टिंडल ही था। ठीक है, उसके बाद जैसे एक जंगल है, बड़ा जंगल है, ठीक है, और उस जंगल के अंदर दिन के समय जैसे अंधेरा सा हो रहा है और वहाँ पे सनलाइट गिर रही है, तो सनलाइट, कुछ सनलाइट है कुछ पौधों में से मतलब एक रेज के रूप में नीचे आती है। उस रेज के अंदर जब हम देखते हैं तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रकार से मूवमेंट करते रहते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैनोपी होती है, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट होते हैं जो, ठीक है, घने जंगल होते हैं, तो उसको बोलते हैं कैनोपी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जब सनलाइट गिरती है तो सनलाइट का जो पाथ होता है वो हमें ऐसे कैसे विजिबल होता है और उस पाथ के अंदर हमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट, इसी के अंदर है टिंडल इफेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है वो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, दिस इफेक्ट इज गिवन बाय टिंडल, सो दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे लिखना स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, scattering of a beam of light is called टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट after the name of the scientist who discovered this effect, who discovered this effect। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल जैसे टिंडल इफेक्ट मैंने भी बताया था कि जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पे जो कैनोपी बोलते हैं तो वहाँ पे हमें टिंडल इफेक्ट क्या होता है, विजिबल होता है। तो वो लाइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, TY टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड when sunlight passes
through the canopy through the canopy of a dense forest। ठीक है, मतलब जो डेंस फॉरेस्ट होता है वहाँ पे हमें ये जो टिंडल इफेक्ट है विजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दोबारा से देखना। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग होती है उनकी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। और ये जो नाम है वो एक साइंटिस्ट था, इन्हीं के नाम के आधार पे दिया गया है। तो इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, मतलब इस इफेक्ट को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, मतलब इसका ऑब्जर्वेशन, मतलब कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इनको, कहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू द कैनोपी। कैनोपी का मतलब जो बहुत सारे क्या है वहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट के अंदर हमें ऐसे कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ टिंडल इफेक्ट। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज कोलाइड्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? जैसे हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे हमने सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक उसी प्रकार हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं यहाँ पे कोलाइड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कोलाइड्स होता है वो कैसा मिक्सचर होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे लिखना कोलाइड्स इज ए हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, कोलाइड का जो मिक्सचर होता है वो कैसा मिक्सचर होता है? ध्यान रखना, हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, जबकि सॉल्यूशन का जो मिक्सचर था वो कैसा था? होमोजेनस था। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखना, द साइज ऑफ कोलाइड्स पार्टिकल is more than solution। इनका जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो सॉल्यूशन के साइज से, पार्टिकल से बड़ा होता है। सो वी कैन सी द पार्टिकल्स of collides by naked eyes। इनके जो पार्टिकल का जो साइज होता है वो सॉल्यूशन से क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए हम इनको क्या कर सकते हैं? नेक्ड आइज से देख सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, कोलाइड्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। इसमें तीसरा पॉइंट लिखना है, कोलाइड पार्टिकल do not settle down colloid particle do not settle down when it keep undisturbed
that means colloid is stable। जैसे दूध को हम रख देते हैं, तो दूध को रखने के बाद क्या कभी ऐसे होता है कि दूध के ऊपर पानी ऊपर आ गया और नीचे मतलब उसका जो कुछ फैट है या प्रोटीन है वो नीचे चला गया? कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पानी के अंदर चीनी घोली थी तो उसको रखने के चाहे कितने टाइम रख दो तो वो सेटल डाउन नहीं होता है, तो मतलब स्टेबल था, सॉल्यूशन स्टेबल था। जबकि उसी प्रकार हमने जब सस्पेंशन देखा था, सस्पेंशन के अंदर हमने पानी के अंदर मिट्टी डिजोल्व की थी, तो कुछ समय बाद हम जब उसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं, मतलब उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं, तो जो सोइल के जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट मीन्स जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो कोलाइड है वो सॉल्यूशन का ही इक्विवेलेंट है, मतलब जो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी वो ही प्रॉपर्टीज कोलाइड्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मतलब मेल खा रही हैं। दैट मीन्स वहाँ पे हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल था, मतलब जब हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब कर रहे थे और उसके बाद जब हम 10 मिनट के बाद में ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन नहीं हो रहे थे। ठीक उसी प्रकार कोलाइड्स के अंदर भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोलाइड्स है वो स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट है colloids cannot be separated from the mixture by the process of filtration। ठीक है, जैसे कोलाइड्स होता है, कोलाइड्स के अंदर भी जो फिल्ट्रेशन मेथड है उसके द्वारा हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 4th पॉइंट लिखना, colloids particle cannot separate by the colloids particle cannot be separated by the process of filtration। जैसे सॉल्यूशन को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे फिल्ट्रेशन के द्वारा, ठीक उसी प्रकार कोलाइड्स को भी हम यहाँ पे सेपरेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कोलाइड्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, but a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloid particle। ठीक है, तो मतलब एक centrifugation, but the special technique like centrifugation, अभी पढ़ेंगे हम centrifugation। We can separate, that means we can separate the particles of colloids by centrifugation मेथड। अभी हम यहाँ पे सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं। ठीक है, कोलाइड सॉल्यूशन का मीन क्या होता है? कोलाइड्स का मतलब बेटा कि लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो। ठीक है, लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो और उसके जो पार्टिकल है पूरे सॉल्यूशन के अंदर स्प्रेड हो जाए, उसको हम कोलाइड्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे एक टेबल पढ़ेंगे हम अच्छे से। ठीक है, जैसे कि ध्यान रखना, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, गैस है। ठीक है, गैस बहुत ज़्यादा है और गैस के अंदर जैसे धुआं क्या होता है,
धुआं स्मोक होता है ना, स्मोक क्या होता है, स्मोक स्मोक के अंदर कि कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। स्मोक के अंदर क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स। तो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो गैसों के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गैस ज़्यादा मात्रा में है और जो कार्बन के पार्टिकल कम मात्रा में है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स पढ़ेंगे। जैसे हमने कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, उसमें सोल्यूट पढ़ा था और सोलवेंट पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज इज इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट एंड डिस्पर्स मीडियम इज इक्विवेलेंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। जो डिस्पर्स फेज होगी वो तो एक सोल्यूट की तरह काम करेगी और जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो एक प्रकार से सोलवेंट की तरह काम करेगा। हमने जब सॉल्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था, क्या देखा था कि चीनी पानी के अंदर घुली हुई है, मतलब शुगर डिजोल्व इन वाटर। अब यहाँ पे यदि हम बोले कि शुगर तो क्या है, सोल्यूट, और पानी क्या है, सोलवेंट। ठीक उसी प्रकार गैस के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स, गैस तो क्या है एक प्रकार से डिस्पर्जन मीडियम, और जो कार्बन के जो पार्टिकल हैं वो क्या है, डिस्पर्स फेज, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ने वाले हैं, वी कैन वी सेपरेट मिल्क एंड वाटर मिक्सर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। यस यू आर राइट। जो डेयरी के अंदर अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो दूध होता है, दूध के अंदर जो क्रीम निकलती है वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा करते हैं हम, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। जो डेयरी होती है ना, डेयरी, वहाँ पे वो घूमने वाली जो चकली होती है उसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फैट वूट निकालने के अंदर भी कौन सा मेथड यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। हमने सबसे पहले कोलाइड्स की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज देखी। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। वेरी गुड। वॉइस प्रॉब्लम, आदित्य यादव। और सभी बच्चों के पास वॉइस अच्छी से आ रही है क्या? वेरी गुड। लेकिन एक बच्चे के साथ, आदित्य यादव के साथ कुछ प्रॉब्लम है बेटा, तुम्हारे वहाँ पे कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क इश्यू है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। जैसे हमने सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स देखे थे, सोल्यूट और सोलवेंट देखे थे ना। अरे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन से थे, बोलो बोलो सभी, सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स की हम बात करते हैं। इसके अंदर एक तो है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, ठीक है। देयर आर टू कंपोनेंट्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर आर टू कंपोनेंट्स of colloids
कितने कंपोनेंट्स है बेटा? कोलाइड्स के 2 कंपोनेंट्स है, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है, उसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। ओके यस। अब देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स के अंदर देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड्स। फर्स्ट हमने देखा डिस्पर्जन मीडियम और सेकंड हमने देखा डिस्पर्स फेज, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम का मतलब ये बिहेव करता है किसकी तरह? एक प्रकार से सोलवेंट की तरह करता है, ठीक है। हम इसको सोलवेंट भी बोल सकते हैं। और जो डिस्पर्स फेज होती है उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सोल्यूट, ठीक है। दैट मीन्स इट इज फाउंड, मतलब इसको बोल सकते हैं इट इज इन लेसर क्वांटिटी, नो नो नो, इन मोर क्वांटिटी। ये जो होगा वो मोर क्वांटिटी के अंदर होगा, जबकि ये होगा इट इज इन लेसर क्वांटिटी। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे स्मोक, क्या लूँ मैं यहाँ पे? स्मोक, धुआं होता है एक प्रकार से, ठीक है। कि क्या एग्जांपल लूँ यहाँ पे? स्मोक। अब स्मोक के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कार्बन पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल्स, एक होता है गैस। अब जो धुआं होता है उसके अंदर कार्बन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं या गैस ज्यादा होती है? क्योंकि गैस ज्यादा होती है। एनवायरनमेंट में गैस कितना % होती है? 100% होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स होंगे, कार्बन पार्टिकल्स, जो कार्बन के पार्टिकल्स होंगे वो डिस्पर्स फेज के रूप में होंगे, डिस्पर्स फेज के रूप में होंगे। जबकि जो गैस है वो एक प्रकार से डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्स फेज और एक प्रकार से डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे यदि हम स्मोक की बात करें तो कार्बन पार्टिकल्स तो कम मात्रा के अंदर होंगे और गैस होगी वो ज़्यादा मात्रा में होगी। तो यहाँ पे जो कार्बन पार्टिकल है वो डिस्पर्स फेज के रूप में होंगे और जो गैस है वो डिस्पर्जन मीडियम के रूप में होंगे। जब हमने देखा था शुगर प्लस वाटर, हमने क्या किया था? शुगर तो क्या था? सोल्यूट था, कम क्वांटिटी में था, और वाटर क्या था? सोलवेंट था, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर था। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे हम सोल्यूट को क्या बोलेंगे? डिस्पर्स फेज, और यहाँ पे सोलवेंट को क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। सभी के समझ में आ गया क्या? सभी के समझ में आ गया क्या? ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम जल्दी से करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले सभी ने? एवरी स्टूडेंट टेक स्क्रीनशॉट। Yes, there are 2 components of colloids। हमने देखा डिस्पर्स फेज और एक देखा डिस्पर्जन मीडियम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स, कोलाइड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 चीजों में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब तुम्हारी बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है, सभी अपनी अपनी बुक निकालें। ओपन बुक, ऑल स्टूडेंट ओपन द बुक। हाँ, उसके अंदर कोलाइड्स हमने जैसे पढ़ा, कोलाइड्स के बाद उसका क्लासिफिकेशन दे रखा है, उसके अंदर एक टेबल दे रखी है, ठीक है। उसको मैं बना देता हूं यहां पे।
यहाँ पे मैं बना देता हूँ उसको। डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज एक प्रकार से सोल्यूट की तरह काम करती है। उसके बाद डिस्पर्जन मीडियम। ये एक प्रकार से सॉल्वेंट की तरह काम करता है। उसके बाद टाइप। उसके बाद एग्जाम्पल। ये टेबल सभी के दे रखी है क्या? सभी के दे रखी है क्या टेबल? सभी को दिख गई टेबल बुक के अंदर? देखो इसमें लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड गैस, उसके बाद लिक्विड सॉलिड गैस, उसके बाद लिक्विड और सॉलिड। उसके बाद यहाँ पे गैस 3 बार आना चाहिए था, लेकिन गैस का गैस में नहीं होता है, गैस। उसके बाद लिक्विड, 3 बार लिक्विड लिखना है, लिक्विड, लिक्विड, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, बचा सॉलिड। 3 बार सॉलिड लिखना है, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। ठीक है। अब देखो ये जो गैस है, मतलब ये हम पहला देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गैस का लिक्विड मतलब जिसमें गैस तो क्या है ज्यादा मात्रा में, और लिक्विड क्या है वहां पे कम मात्रा के अंदर है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होता है एरोसोल। टाइप क्या हो गया इसका? एरोसोल। एरोसोल जो होता है वो गैस का लिक्विड के अंदर कोलाइड्स होता है। एरोसोल जो होता है वो गैस का लिक्विड के अंदर कोलाइड्स होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फॉग हो गया, ठीक है, क्लाउड्स हो गया, बादल, क्लाउड्स हो गया, मिस्ट, ओस पड़ती है ना, ठीक है। जैसे फॉग, क्लाउड्स की बात कर लो, क्लाउड्स की, बादल, बादलों में क्या होती है? बादलों में गैस ज्यादा होती है, बादल होते हैं उसमें गैस ज्यादा होती है, पानी की बूंदें कम होती हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि गैस इन लिक्विड, मतलब जो बादल होता है, क्लाउड्स किसका कोलाइड्स है? क्लाउड्स इज कोलाइड्स ऑफ गैस इन लिक्विड। कैसे पढ़ना है इसको? क्लाउड्स आर कोलाइड्स ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। गैस ज्यादा मात्रा में होती है जो क्लाउड्स होते हैं, और उसमें पानी क्या होता है? कम मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद, और ये कैसा टाइप है? एरोसोल टाइप है। उसके बाद गैस का सॉलिड, गैस का गैस ज्यादा है और सॉलिड क्या है उसमें कम है, तो ये एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार से एरोसोल है, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल हो सकता है स्मोक, धुआं, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट, ठीक है। उसके बाद लिक्विड गैस का, लिक्विड का गैस मतलब लिक्विड ज्यादा है, गैस क्या है? कम है। तो तीसरे नंबर पे आता है फोम, और इसमें आता है शेविंग क्रीम। एक बार बना देता हूं मैं इसको। उसके बाद आता है लिक्विड का, लिक्विड में इमल्सन, और इमल्सन के अंदर आता है मिल्क, फेस क्रीम, ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विड का सॉलिड, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। लिक्विड का सॉलिड ये आएगा, इसमें सोल, और सोल के एग्जाम्पल हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ
मैग्नीशिया, और एक मड होती है जो कीचड़ होता है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड का गैस में होता है फोम। इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे फोम हो गया एक रबर हो गया, और एक हो गया स्पंज, ठीक है। उसके बाद सॉलिड का लिक्विड में आता है जेल, जिसमें सॉलिड ज़्यादा मात्रा में है, लिक्विड कम मात्रा में है, इसमें आ गया जेली। और चीज, पनीर होती है जो, और बटर, मक्खन जो होता है। उसके बाद लास्ट बचा सॉलिड का सॉलिड, इसमें आ जाएगा सॉलिड सोल। इसमें एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा क्लर्ड, जेम्सस्टोन, जो हीरे जवाहरात होते हैं, जेम्सस्टोन, और मिल्की गैस, ठीक है। तो ये कुछ कोलाइड्स हैं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और ये इससे, ये इससे, ये इससे, इनके सामने लिखना है, ठीक है। तो तुम्हें ये याद करना है, ठीक है। ये टेबल आपको बनानी है, अच्छे से याद करनी है। उसके बाद हम मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके। ये टेबल सभी को बनानी है, ठीक है।